of this young Uttarakhand Thinkers Forum. आप सबको मेरा नमस्कार। मैं बहुत खुश हूँ कि हम उत्तराखंड के अंदर एक ऐसे अमंग द यूथ एक ऐसे थिंकर्स का निर्माण करने जा रहे हैं जो स्टेट के बारे में और जो उत्तराखंड के भविष्य के बारे में सोचते हैं और सोचना चाहेंगे, क्योंकि एक्चुअली हम सब अपने अपने तरीके से, चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, इस बात को रियलाइज करें, हम बहुत अफेक्ट होते हैं कि हमारा फ्यूचर से हम आज ही में नहीं रहते, हम अपने फ्यूचर में भी रहते हैं। और जो फ्यूचर की कई सिचुएशंस होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, वो हमारी लाइफ्स पे इम्पैक्ट करती हैं। तो ये अपने में बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। ऑफ कोर्स एज नेहा सेड कि इस इनिशिएटिव के बारे में हम लोगों ने इंडिया फाउंडेशन एट नेशनल लेवल आज से 7-8 साल पहले काम शुरू किया था और उसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं देश भर में इन क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम ऑफ यंग लीडर्स जो अब भिन्न भिन्न क्षेत्रों में नेशनल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, फ्रॉम पॉलिटिक्स टू एकेडमिक्स टू मीडिया एटसेट्रा। तो जब ये आइडिया आया कि उत्तराखंड में भी एक ऐसा यंग लोगों का कॉकस या यंग लोगों का ग्रुप बनाया जाए, तो मैं इस बात से बहुत ही एक्साइटेड हुआ और मुझे लगा कि हाँ, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसका हम जो भी समर्थन कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और हमारी बहुत अपेक्षाएं हैं उत्तराखंड के यूथ से कि आप सब इस चीज़ से जुड़कर you will be able to contribute in a positive way. So today, I was asked to speak about the economic model of Uttarakhand. Now, for those of you who don't know, just by way of background, मैं खुद भी इकोनॉमिक्स का एक प्रैक्टिशनर हूँ। जैसे नेहा ने कहा, कई साल देश विदेश में मैंने काम किया है इस क्षेत्र में और पिछले 10 साल से मैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन में और पॉलिसी उसमें काम कर रहा था देश में। आज से करीब 18-20 महीने पहले मुझे मौका दिया गया, कहा गया कि आप उत्तराखंड जाइए और उत्तराखंड को थोड़ा पढ़िए, समझिए, जो आपका काम करने का, जो मेरा बेसिकली नेशनल लेवल पे काम था। वैसे तो मैं मूलतः उत्तराखंड से हूँ, लेकिन कई साल पहले लाइक मोस्ट उत्तराखंड परिवार, मेरा परिवार भी यहाँ से मूव कर गया था और मैंने फिजिकली कभी उत्तराखंड में मैं रहा नहीं था। ये 2 साल का अनुभव मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग अनुभव था और जिससे मेरी अपनी थिंकिंग धीरे धीरे क्लियर होती जा रही थी कि उत्तराखंड के लिए क्या, उत्तराखंड की क्या इश्यूज हैं, उत्तराखंड की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। और while it is still work in progress, मैं ये नहीं कहूँगा कि I have come to a firm conclusion, but 2 years working on the ground has given me some kind of an idea that where Uttarakhand should look to head in the next 20 years. And where in some limited way, whether through my think tank or in politics where I'm involved, I could make a small contribution. But one thing I am clear, I think, and as I said, increasingly clear, that as earlier you heard Ram Madhavji speak, that a time comes in the nation of, or in the time comes in everybody's lives, whether it's the life of an individual, whether it's a life of a family, whether it's the life of a nation, whether it's the life of a state, जिसे हम अंग्रेजी में इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां से आप एक डायरेक्शन पकड़कर या तो एक डायरेक्शन में जा सकते हैं या एक अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं और फिर आपकी डेस्टिनी कंप्लीटली बदल जाती है। आई थिंक मोर और लेस उत्तराखंड इज ऑल्सो फेसिंग दैट इन्फ्लेक्शन पॉइंट। उत्तराखंड को बने अब 20 साल हो गए हैं। दिस इज द 20th year of Uttarakhnd's formation, and I think the next few years will define कि क्या उत्तराखंड को बनाना एक सक्सेस था या उत्तराखंड का बनाना एक डिजास्टर था, एक मिस्टेक था। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट सो मच फॉर द जनरेशंस दैट हैव गॉन बाय, बट फॉर द जनरेशंस दैट विल कम, because or the generations, the youth, because you are the generation that will live with the consequences of this decision, whether this was a right decision or whether this was a wrong decision. And much of whether this will get defined, as history will judge us, will also depend on the fact that how do we go from here. And
I know I have 45, but we have 45 minutes. So I will try to speak in 20-25 minutes, but do stop me if I take longer than that, or 15-20 minutes, so that this is open for questions. But the reason I say this is that, those who made Uttarakhand, and I had watched it as a young boy from a distance in Delhi, and then in college when it was being formed, but my conclusion after moving around 2 years in Uttarakhand has been that they really fought and they really struggled because for what I call as an identity battle. They wanted to create an idea, felt, as being part of a larger state of Uttar Pradesh, that they wanted a new state because these were a distinct set of people. इन लोगों का ये अलग थे, इनका भाषा अलग थी, इनका रहना अलग था, जिनकी जो रिचुअल्स थे वो अलग थे, और ये डिफरेंट स्टॉक ऑफ पीपल हैं, और इन लोगों को एक डिफरेंट आइडेंटिटी चाहिए. तो जिसे मैं कहता हूं एक आइडेंटिटी बैटल उन्होंने लड़ी, और उनका ये विश्वास था, which was rightly so, I presume, they were able to establish, and they felt कि in a democracy वो subsume हो रहा था in the case of being a part of Uttar Pradesh. तो अगर एक अलग आइडेंटिटी बनती, एक अलग बनता, तो वो अपने को ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने पोटेंशियल को पूरी तरह निकाल के उभार सकते. ये 20 साल पहले उन्होंने डिसीजन लिया. they were able to run a successful political and a social struggle, और उत्तराखंड स्टेट का निर्माण हुआ. अब हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 20 years. Now sociologists say कि 20 साल is the life of a generation. So this is a good time to evaluate कि ये क्या 20 साल के बाद ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, और इसके आगे कहां जाना है. अगर मैं इसका मेरे व्यू में, एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन है, लेकिन अगर मैं इसको ऑब्जेक्टिव तरीके से इसका मूल्यांकन करूं, तो मुझे लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अभी न्यूट्रल टू नॉट क्लियर है. क्योंकि उत्तराखंड का निर्माण से उत्तराखंडियों का तो बहुत फायदा हुआ, कुछ उत्तराखंडियों का, वो जैसे हम कहते हैं कि नेशनल लेवल पे हम उत्तराखंडीज कंपैरेटिव हुए, लेकिन वो उत्तराखंडीज तो वैसे ही नेशनली और इंटरनेशनली कंपैरेटिव होते, उनको सिर्फ उत्तराखंड की पोस्ट फैक्टो आइडेंटिटी मिली. और जब मैं देखता हूं उत्तराखंड के अंदर लोग उस बात से बहुत गौरव लेते हैं कि उत्तराखंड के लोगों ने अच्छा किया, विच इज वेरी गुड, बट उसमें अगर हम रियली इवैल्यूएट करें तो उनमें से किसी का उत्तराखंड का कोई योगदान नहीं था, अदर देन द फैक्ट कि वो उत्तराखंड के मूल निवासी थे. और जैसे राम माधव जी ने कहा, उत्तराखंड के बनने से पहले भी उनका कई ऐसे उत्तराखंडी थे जिन लोगों का नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा योगदान था. तो वो अपने में एक मूल्यांकन का यार्डस्टिक नहीं हो सकता कि क्या उत्तराखंड का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ. बट उत्तराखंडीज के लिए हुआ. उत्तराखंड के बारे में अगर हम 20 साल के बाद देखें तो as I said, मेरे ख्याल से अगर I will talk to you through certain parameters, I think it is the audience system. I am not clear. But it is not a success. इतना मैं कह सकता हूं that I don't think it's a success as data and fact show. Identity, and the reason I have tried to, the reason when I went around Uttarakhand and I saw people talk about in villages, in small towns, in Dehradun, politicians, academics, etc., I found that what was lacking was that Uttarakhand won an identity battle in 2000 when it was formed. But Uttarakhand didn't evolve from there to decide where it did want to go 20 years from now. What was its vision? And part of the problems that we talk about today are because even today Uttarakhand lacks a vision. And one of and in other areas I cannot comment, but in one area where it actually lacks a vision is its economic vision. Uttarakhand in 2020 of July, in my view, does not have an economic vision of what it wants to be. And I think that in 2020, that is a catastrophic position for any state in India to be in. Because that means in 2040, 20 years from now, the quality of living, the quality of life, the per capita income, and everything for these people will slip, while for the rest of the country will rise. India has a great future, but that does not mean every state in India will have an equal stake in that future.
just like as Uttarakhandis have done well, but some Uttarakhandis and their families have done well, not of all Uttarakhand has done well. So let us not mistake the two and try to think that will automatically happen. And let me tell you why I think so. So much so for the background. अगर आप उत्तराखंड को देखें तो उत्तराखंड is 1% of the country, 1% of everything, 1% of the land mass. So we are about 1 crore people in about, just over 1 crore people in 130 crore people. हम 1% of the GDP हैं देश का. तो आज अगर मैं सब डॉलर बिलियंस और ट्रिलियंस में बात करूंगा, बिकॉज इन लैक्स करोड्स एक्सेट्रा विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल इन नंबर्स, एंड आप सब इकोनॉमिस्ट हो सकता है ना हो, तो आई विल जस्ट ट्राई टू कीप नंबर्स स्मॉल. बट इंडिया की इकोनॉमी करीब $3 ट्रिलियन है, तो उसका 1% उत्तराखंड है. उत्तराखंड का जीडीपी ग्रोथ, जिसे कि रेट ऑफ प्रोग्रेशन उत्तराखंड का, वो भी बाय एंड लार्ज वही रेट है जो भारत का रेट है, करीब 7-7.5%, कभी 6%, उतना ही उत्तराखंड चलता है. और उत्तराखंड की जो पर कैपिटा इनकम है, मतलब हर पर्सन की आय जो पर जीडीपी पॉपुलेशन से डिवाइड, वो भी बाय एंड लार्ज देश में बराबर सामान्य है. कुछ स्टेटों से ज्यादा है, करीब 10-26 स्टेटों में आज की तारीख में उत्तराखंड 10-11 नंबर पे आता है, स्लाइटली बेटर देन द नेशनल एवरेज, बट बाय एंड लार्ज एन एवरेज परफॉर्मेंस. तो हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पहले आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हम देश का 1% है. और जब हम दिल्ली से बैठते हैं और जब दिल्ली से देश सोचता है, तो बहुत ऑब्वियस है कि जो आपकी कंट्री का 1% है, वो उसका जो अटेंशन स्पैन है पॉलिसी मेकर्स के लिए, जो देश के निर्माता है, वो उतना ही हो सकता है जितना राइटली जो 1% होना चाहिए. तो और वही हमारे पॉलिटिकल नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट करता है. हमारे 5 सीट्स हैं 540 और 542 में, जो तो हम करीब 1% प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन पर है. अब जैसे मैंने कहा कि जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हैं, हम इकोनॉमी को देखते हैं, तो हमको ये देखना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रही है देश के अंदर. पिछले कुछ सालों में इस देश ने कंक्लूजन किया है कि हम एक ओपन मार्केट इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, जहां देश की 26 स्टेट्स अपने आप पे अपने अपने रिसोर्सेज की बेसिस पे कंपीट करेंगी. जिसके पास जो साधन होगा वो उस बेसिस पे कंपीट करेगा. और इसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि देश में ग्रोथ बराबर नहीं है. कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो बहुत तेजी से चल रही हैं. एक्चुअली इस देश में आज सिर्फ ऐसी 5 स्टेट्स हैं जिनका जो ग्रोथ रेट है वो 10-10.5% से ऊपर है. ठीक है. और कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनका ग्रोथ रेट उससे बहुत कम है, उनका ग्रोथ रेट तो 5.5-6% पे है. और उनकी जो पर कैपिटा जो अच्छी स्टेट्स हैं, जैसे जो फास्ट ग्रोइंग स्टेट्स हैं, उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो करीब 3 गुना ज्यादा है बनस्बत उन स्टेट्स के जिनका जो पीछे चल रही है. मतलब अगर जो हमारी हाई पर कैपिटा इनकम है, उनका अगर $1500 या ₹1500 आप मानेंगे, तो जो स्लोअर स्टेट्स हैं वो उनका 500 है. अब आइंस्टीन कहता था कि दुनिया का 8वां अजूबा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग. इसका यह मतलब है कि अगले 20 साल के अंदर जो ये 1500 वाली स्टेट्स हैं, इनकी जो पर कैपिटा इनकम होगी वो 1500 से बढ़कर 3000 नहीं होगी, 1500 से बढ़कर 15000 हो जाएगी. और जो 500 वाली स्टेट्स हैं जो पीछे चल रही हैं, इनकी बढ़कर 500 से बढ़कर 1500 हो जाएगी. तो जो आज 3 टाइम्स का डिफरेंस है, वो 20 साल में 10 टाइम का डिफरेंस हो जाएगा. अब इसका इंप्लीकेशन क्या होगा यूथ के लिए? इंप्लीकेशन ऑफ द यूथ ये होगा कि जो स्टेट्स पीछे वाली स्टेट्स हैं, वो आगे वाली स्टेट्स के लिए काम करेंगी. जो काम अच्छी स्टेट्स नहीं करना चाहती, अगर वो स्टेट्स अपनी स्ट्रीट्स नहीं साफ करना चाहती, अगर वो स्ट्रीट्स अपनी क्योंकि दे कैन अफोर्ड टू पे, तो उनके लिए उन स्टेट्स को काम करना पड़ेगा जो काम वो नहीं करना चाहती. क्योंकि नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ लेबर है. जब पंजाब के अंदर पंजाब एफ्लुएंट हो गया और पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बंपर होने लगे, तो पंजाब के किसान वेल्दी हो गए. तो उन्होंने कहा अब हम काम नहीं करेंगे, हमें काम करने के लिए बिहार का लेबर चाहिए. तो बिहार से लेबर आने लगा. तो अभी आपने लॉकडाउन में सुना होगा, ये जो माइग्रेंट लेबर कर्नाटक से झारखंड और बिहार में कई ट्रेनें चलानी पड़ी, क्योंकि झारखंड और बिहार का लेबर कर्नाटक में काम करता है.
20 साल बाद ये स्थिति और ज्यादा ग्रेव हो जाएगी, क्योंकि कर्नाटक जिस रेट पे ग्रोथ कर रहा है उस रेट पे बिहार नहीं ग्रो कर रहा। और जैसे मैंने आपको समझाया, मैथमेटिकली ये रेट ऑफ डिफरेंस बढ़ता जाएगा, नैरो नहीं होगा। और जैसे कि देश की नीति है, उन्होंने कहा है कि हर स्टेट को अपने अपने रिसोर्सेज पे कंपीट करना है। अब इन परिस्थितियों में उत्तराखंड का क्या होगा? अगर हम देश से तेज नहीं भागे तो हम देश की स्टेट से पीछे भागेंगे अपने एवरेज से, और जो जो स्टेट्स आगे बढ़ती जाएंगी उन स्टेट्स के लिए फिर हम फीडर या फीडर स्टॉक का काम करेंगे। तो अगर हम ये स्थिति में नहीं होना चाहते, अगर हम स्थिति, दिस वाज नॉट द विजन ऑफ द पीपल हु फाउंडेड द स्टेट, तो हमको इसको बदलना पड़ेगा। लेकिन हम कैसे बदलें? One of the biggest problems of poverty is जब कोई आदमी कहता है कि भाई it is something like a individual, a family, वो कहता था मैं रईस होना चाहता हूं, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, पर मैं बनूं कैसे? मैं तो गरीब हूं, मेरे पास तो साधन नहीं है, मैं इस रेस में आगे compete कैसे करूं? मैं, आप कह रहे हो मुझे ऐसा होना चाहिए, मेरे को बंबई के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ compete करना चाहिए, मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं है। हाँ, कुछ उत्तराखंड की भी स्थिति ऐसे ही है। अगर मैं इस देश इस स्टेट का बजट उठा के देखता हूं, जो ये इस गवर्नमेंट, तो हम जब गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, सरकार की तरफ देखते हैं कि सरकार हमारी मदद करेगी, तो एक्चुअली दिस शोज, एंड दैट इज व्हाट आई सेड कि 20 साल के बाद अगर हम उत्तराखंड का इकोनॉमिक इवैल्यूएशन करें, तो आई एम नॉट श्योर वेदर इकोनॉमिकली उत्तराखंड की जो इकोनॉमी पे इन्होंने हमारे जो हमने हमारा विजन डिलीवर हुआ, क्योंकि आज हमारी जो देश स्टेट का बजट है उसमें हम करीब 3,895 करोड़ रेवेन्यू में कमाते हैं, और 3,892 करोड़ ही हम उसको एक्सपेंडिचर कर देते हैं सरकार चलाने में। हमारी सरकार के पास 1 रुपया नहीं है इन्वेस्ट करने को हमारे बजट में। एक्चुअली हर साल हमारे पास, मैंने देखा जाए कि हम एक्चुअली करीब 9,000 करोड़ रुपया का लोन उठाते हैं देश से। सरकार सेंटर से मांगती है, कहीं से मांगती है, कभी कुछ बेचती है, लोन उठाते हैं। जैसे गरीब परिवार होता है, जब वो अपना रेवेन्यू और इनकम से एक्सपेंडिचर नहीं मीट कर पाता तो उसको लोन लेता है। लोन लेने के बाद 9,000 करोड़ का हर साल करीब पिछले साल करीब 9,000 करोड़ का सरकार ने लोन उठाया, और उस 9,000 करोड़ में से 3,000 करोड़ का इंटरेस्ट चुकता किया पुराने लोन पे। यहां तक कि आज हमारे स्टेट का लोन करीब 60,000 करोड़ है, 25% ऑफ हमारे जीडीपी लोन, और हर साल ये लोन बढ़ता जा रहा है, बिकॉज हर साल हम लोन लेते हैं 9,000 करोड़ का। उस 9,000 करोड़ में से 3,000 करोड़ का हम लोन चुकता करते हैं, और सिर्फ 6,000 करोड़ की हम कुछ इंडस्ट्री लगाते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर वो 6,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से तो कोई इनकम ही नहीं, या जितनी इनकम आती है उससे तो हमारे लोन का पैसा नहीं पूरा हो रहा। तो ये हम एक्चुअली इस पॉवर्टी के साइकिल में बढ़ते ही जाएंगे। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, गवर्नमेंट्स, एक पॉलिटिकल पार्टी आएगी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, लेकिन अगर हम इसी डेटा को एक्सट्रापोलेट करते हैं अगले 20 साल के बाद, तो अनफॉर्चुनेटली उत्तराखंड और उत्तराखंड के यूथ का भविष्य मुझे बहुत ब्राइट नहीं दिखता, और अपॉर्चुनिटीज बहुत ब्राइट नहीं दिखती, क्योंकि ये तो डेटा कह रहा है। और फिर हम रॉन्ग नैरेटिव में जाकर रॉन्ग चीजों पे प्राइड लेने लगते हैं, जो प्रॉक्सी हैं हमारी अपनी सक्सेस के। तो फिर हम कहते हैं कि हम किसी एक इंडिविजुअल को, किसी एक उसको कहकर कि साहब वो उत्तराखंड का प्राइड है, वो उत्तराखंड, रॉन्ग सिंबल्स पे। मैं नहीं कह रहा कि सिंबल्स हमारे नहीं है, हमें राइट सिंबल्स पर अपने को प्राइड लेना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अगर हमारे पास, अगर हम और दूसरा कांस्टेंट हमारे पास, ये तो एक तो हमारा रेवेन्यू का कांस्टेंट है या फाइनेंसेस का कांस्टेंट है, कि आज की तारीख में 2020 में हमारे पास वी डोंट हैव द कैपिटल येट टू कम्पीट। बाय द वे, ये सिचुएशन हर स्टेट की नहीं है। कई स्टेट्स के पास बड़े बड़े नेचुरल एडवांटेजेस हैं। किसी के पास, महाराष्ट्र के पास बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है, इंडस्ट्री है। इस कंट्री के अंदर अगर 100 रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है, 60-70% महाराष्ट्र में चला जाता है।
गुजरात के पास फैक्ट्रीज हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, कर्नाटक के पास टेक्नोलॉजी है, तमिलनाडु के पास कुछ है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो हर स्टेट के पास कुछ ना कुछ है, और हर स्टेट अगले 20 साल में वहां का यूथ उस पर फोकस करेगा उसको कंपीट करने के लिए और अपनी स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ लोग इंटर स्टेट मूव करेंगे, नेशनल लेवल पे कंपीट होंगे, वो तो नेशनल लेवल पे उनका अब्जॉर्प्शन होगा। देश इसी तरह आगे बढ़ेगा कि जब हर इंजन आगे बढ़ता जाए, हर करेगा। लेकिन जैसे कि किसी भी समाज के अंदर जैसे मैंने कहा, हर परिवार बराबर नहीं बढ़ता, हर इंडिविजुअल नहीं बढ़ा पड़ता, कुछ स्टेट्स पीछे छूटेंगी, कुछ स्टेट्स आगे चलेंगी, फिर एट बेस्ट वी कैन होप 20 इयर्स लेटर जब हिंदुस्तान 50 साल अपनी आजादी के मनाएगा कि जो स्टेट्स आगे हैं वो हमको सब्सिडाइज करें, हमारी मदद करें, तो हम मदद के लिए मांगने जाएंगे। मेरे ख्याल से ये उत्तराखंड के कैरेक्टर के अगेंस्ट है, और समय रहते अगर हम इस बात को रियलाइज करें तो वही पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो सबके लिए काम करता है हमारे लिए काम करता है। अगर हम इसको आज ये डिसीजन ले लें कि हमें इसका डायरेक्शन, हम उस डायरेक्शन में नहीं होना चाहते 20 साल बाद, लेकिन हम एक ऐसी स्थिति में होना चाहते हैं कि हम लीड करें और उत्तराखंड का जो इकोनॉमिक आउटपुट हो या इकोनॉमिक ग्रोथ हो वो इस लेवल पर हो, तो उसका काम हमको आज शुरू करना पड़ेगा और हमको उसको उस रेट पर जल्द से जल्द आना पड़ेगा। और जैसे डेंग कहता था, जस्ट डू इट। और आई थिंक जितने हम में से जैसे लोग जो पब्लिक लाइफ में हैं या पब्लिक लाइफ में काम करते हैं, हमारा एफर्ट ऑफ डूइंग एनीथिंग इज फ्यूटाइल अगर हम ये नहीं बदल सके, ठीक है ना? बिकॉज अगर हम ये नहीं बदल सके तो somebody like me, there is no point my wasting coming time and spending and talking to in उत्तराखंड, बिकॉज अगर हम यही एक चीज है, अगले 20 साल हमारे लिए यही एक चीज है, यही वो चीज है जो अगर सारी प्रॉब्लम्स को नहीं पर एटलीस्ट हमारी 70-80% प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। आपने पलायन की बात करी, आपने गढ़वाली लैंग्वेज की बात करी, ऑब्वियसली हमारे गांव खाली हो जाएंगे, जब खाने को नहीं होगा वहां तो लोग नीचे आएंगे, ऑब्वियसली जब लोग नीचे आएंगे और उनको यहाँ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी तो वो देश भर में या विदेश में काम करेंगे, और जब वो देश विदेश में काम करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपकी लैंग्वेज भूलेंगे, वो आपका कल्चर भूलेंगे, वो वहां वो होगा। तो कुछ साल बाद, 20 साल बाद जब आप इसको मूल्यांकन करेंगे कि हमने जिस विजन से 90s में 80s में उत्तराखंड का निर्माण किया, क्योंकि हम उस पर डिलीवर कर पाए, तो आपको एक बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर दिखेगी फ्रॉम व्हाट वाज ओरिजिनली कंसीव्ड। तो एज आई सेड, इसके लिए एक ही मात्रा है, कई और वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन एक जिसे कहते हैं वाइटल वेरिएबल है, वो है कि इकोनॉमिक ग्रोथ। उत्तराखंड मस्ट कमिट इटसेल्फ टू ग्रो एट 2 times the national average, not at the same national average as the country, minimum at 2 times, because always remember that in mathematics the advantage of conversion works smaller for faster growth on a smaller base. So मोदी जी को अगर 130 करोड़ लोगों को लेके बढ़ाना है देश की इकोनॉमी को, तो उत्तराखंड में तो सिर्फ 1 करोड़ लोग हैं। उत्तराखंड तो साइज ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटी इफ यू थिंक ऑफ इट फ्रॉम एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अगर 1 करोड़ लोग, अगर आपने जैसे वो यहाँ पे एक नेवल ऑफिसर थी जिन्होंने बताया, अगर आपको एक टैंकर का डायरेक्शन मूव करना है तो आपको तो इतना बड़ा हॉर्स पावर चाहिए, लेकिन अगर आपको एक छोटे शिप को मूव करना है, मनूवर करना है, उसको तो आप बहुत तेजी से मूव कर सकते हो। तो अगर उत्तराखंड को आगे बढ़ना है तो उसको अपना जीडीपी का ग्रोथ रेट डबल करना पड़ेगा एट मिनिमम। जब उत्तराखंड जीडीपी का ग्रोथ डबल रेट कर पाएगा तो सरकार के पास उतने पैसे होंगे, वो आपकी एजुकेशन इंप्रूव कर पाएगी, वो आपकी हेल्थ इंप्रूव कर पाएगी, वो आपकी सड़कें इंप्रूव कर पाएगी। वरना ये सरकार इस बजट के साथ किसी को भी आप चीफ मिनिस्टर बना दोगे, प्राइम मिनिस्टर्स बना दोगे, बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स ले आओ, वो इसको बदलेगी कैसे? क्योंकि हमारे पास पैसा है ही नहीं स्पेंड करने को फॉर ग्रोथ। तो हमारे को एक इकोनॉमिक विजन की बहुत जल्दी से आवश्यकता है कि हम करना क्या चाहते हैं, हम पहुंचना कहां चाहते हैं, और उसको पहुंचने के लिए हमारे पास शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ क्या है। क्योंकि टाइम हमारे साथ नहीं है। मैंने कहा 20 साल, 20 years is all you have for all the people who are sitting here and in this thing, in this. After 20 years, your opportunity will go missed and somebody else might come and try.
At 20 years, India will celebrate, 20, 25 years, India will celebrate 100 years of its independence. There is no doubt that India will be a phenomenal country in world power in terms of its resources, GDP, etc. But the unfortunate part is that it will not be equally spread. And sitting from where I sit, today I do not see, as I said, why will Uttarakhand benefit? We don't have land. We are landlocked. We don't have any industry that is of critical size today that we can say we can compete against any other. If we put up a manufacturing plant today, Rajasthan can put up more, UP can put up more, bigger land, bigger size, bigger manpower, everything that we can do in the conventional thinking, somebody can do it 10 times more, 100 times more. We are only 1% of the country. So what should we do now? As Ram Madhav ji said, what did countries do? If you go back to history and you look, and I have taken 5 countries for an example, I would like the youth to study that countries like Sweden, UAE, Israel, Switzerland, and Austria. 5 countries today that have the population of Uttarakhand, about 1 crore people. And affluence and GDP, which ranges from 20 times. Switzerland's per capita GDP is 700 billion as against 300 million of Uttarakhand. Sweden is at 515, 18 times the wealth of Uttarakhand. Israel, 10 times. Austria, 15 times. UAE, which was just nothing but a city-state, plain Registan, nothing, not even a speck of plant grows there, were able to convert and are $410 billion. That is 14 times the size of Uttarakhand. Why did they do it? What was their people? They were not born. It was adversity. It was they said, we have got nothing. We have nothing to lose but the whole world to gain. So I will take the middle of the Registan, but I will do it so world class. First point, I will make Dubai such a world class city that everybody in the world will come to look at the desert in the middle of the desert. So they created Dubai, and in a span of 20 years, from being zero, they went to 410 billion. So the first rule is we have to think very big. Gone are the days when we can start thinking, हम बकरियां चगाएंगे, हर्ब उगाएंगे और फिर यूपी में बेचेंगे, दिल्ली में अपने हैंडीक्राफ्ट बेचेंगे. अगर हम हैंडीक्राफ्ट ही बेचते रहे तो हमारी अगली 3 जनरेशंस भी हैंडीक्राफ्ट ही बेचती रहेंगी, और जब तक कि वो बड़ी से बड़ी मल्टी स्टोरेज और आईटीज डेवलप कर देंगे कर्नाटक में और तमिलनाडु में, और कोई ऑटोमोबाइल बनाएगा और कोई स्पेस में बात करेगा, हम बकरियों के से वो बनाते रहेंगे. दिस इज द रियलिटी. So that is the first, we have to think big. Second, we cannot compete locally. We have to go global. Time for competing local is over. Uttarakhandis have taught us one thing. As I said, we have to take Uttarakhandis are the best talent in the world. With 1% of the country, we punch more than our weight. Har daga. We learned very quickly because our size is small. If we go by talent, if we go global, we are globally competitive. हम हर क्षेत्र में जाते हैं, हमको कोई कोटे की जरूरत नहीं. कोई बात कर रहा था कि हमको उत्तराखंड के अंदर हमारे को अपनी प्रोटेक्शन की जरूरत. प्रोटेक्शन हारने का मैकेनिज्म है, प्रोटेक्शन डिफीटिस्ट मैकेनिज्म है. प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जब आप कहते हो मैं अपने किले बनाऊंगा और मेरे किलों के अंदर मैं सेफ हूंगा. अहमद शाह अब्दाली ने कोई किला नहीं बनाया था, बाबर ने कोई किला नहीं बनाया था. उसने कहा कि मैं अफगानिस्तान की लड़ाई हिंदुस्तान के फील्ड्स पे लड़ूंगा और यहां जीतूंगा. इसलिए उसने अफगानिस्तान में कोई किला नहीं बनाया, सारे किले उनके यहां बने. हम किलों के अंदर बैठे रहे, हम 1000 साल गुलाम रहे. अमेरिका ने कहा कि अगर हमने लड़ाइयां लड़नी, हम न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स पे नहीं लड़ेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे अफगानिस्तान के अंदर. अगर जीतना है तो यू हैव टू गो ग्लोबल. और उत्तराखंडी जिस उत्तराखंडी ने उत्तराखंड का बॉर्डर क्रॉस किया, उसने जाके अपना नाम कहीं ना कहीं क्रिएट किया, चाहे मीडिया हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, किसी भी एरिया में. सो उत्तराखंड हैज टू चेंज इट्स माइंडसेट. वी हैव टू गिव अवे दिस माइंडसेट कि हमें अब ग्लोबल जाना है. हम यूपी को नहीं हराना, हमें राजस्थान को नहीं हराना, हमें उत्तराखंड से बैठकर दुनिया के अंदर अपनी सर्विसेज को डिलीवर करना है, अपने प्रोडक्ट. हमें उत्तराखंड से ग्लोबल जाना है. हमें बड़ा सोचना है, हमको ग्लोबल जाना है. हमें तीसरी चीज, हमको जैसे आई सेड, सारी उल्टी सीधी पॉलिटिक्स, ये कुमाऊं, ये गढ़वाल, ये पहाड़, ये प्लेन, इस सब को भूलकर अगले 20 साल सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना है.
हमें लीडरशिप का नैरेटिव चाहिए, हमें लीडरशिप ऐसी चाहिए जो हमको सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करे, क्योंकि अगर हम 20 साल इसको फोकस कर पाए तो हमारी आने वाली जनरेशन और बाकी चीजों पे बात कर सकेगी। फिर हमारे पास इतने रिसोर्सेज होंगे कि हमको अपनी लैंग्वेज को नहीं बताना पड़ेगा, हम हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के अंदर गढ़वालियों के कई स्कूल इंडाउमेंट्स फंड कर सकेंगे कि गढ़वाली पे हमारे रिसर्च हो या कुमाऊनी पे रिसर्च हो। क्योंकि जब तक हम हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, हम कंपीट कैसे करेंगे? और जैसे मैंने कहा, हम किसी के लिए वेट नहीं कर सकते, कोई नहीं आने वाला, दिल्ली से कोई नहीं आने वाला आप लोगों का भविष्य सुधारने के लिए। यहां तक कि इस पेंडेमिक ने सिखाया है कि अगर जब क्राइसिस आएगी तो सब लोग आइसलैंड से लेकर, दुबई से लेकर, ऑस्ट्रेलिया से लेकर वापस अपने गांव आ रहे हैं। तो अभी तो सब कुछ यहां करना पड़ेगा, वहां भी जगह नहीं होगी, तो वो तो नहीं आने वाले आपको बचाने के लिए। मतलब आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ नेगेटिव सेंस, आई एम सेइंग accept the reality and convert it into a positive thing. If no help is coming, then as Ram Madhav ji said, as Prime Minister said, Atmanirbhar. But not Atmanirbhar by subsistence existence, by saying कि अच्छा ठीक है थोड़ा सा और कर लेंगे, हमें क्या जरूरत है, हमें तो सिर्फ दाल रोटी चाहिए, हम तो छोटे से गांव के घर में रह लेंगे। क्यों रह लेंगे? हमें ऐसी कौन सी ऐसी प्रतिभा नहीं है, हमें ऐसी कौन सी स्किल नहीं है, हम मेहनत नहीं कर सकते, हम इंटेलिजेंट नहीं है, हम एजुकेटेड नहीं है, हर बेंचमार्क में हम देश के एवरेज से अच्छा है। लेकिन जब हम अपने परफॉर्मेंस पे आते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस एवरेज टू लो सब स्टैंडर्ड है। तो हमें एटलीस्ट हमारे यूथ को तो इस बात को कमिट करना चाहिए, और रॉन्ग आइकन्स पे अगले 20 साल भूल जाएं कि हम पास्ट में कितने अच्छे थे और हमारे उत्तराखंडियों ने कितना अच्छा किया, यो इररिलेवेंट है। ये बताओ कि उत्तराखंड ने क्या किया, हमने क्या, हमारा बैलेंस शीट, क्या हमारा रेवेन्यू, क्या हमारे इंडिकेटर्स बेस्ट हमको इंडिकेट करते हैं कि हम कंट्री के अंदर एटलीस्ट नेशनली कंपेटिटिव हैं एज अ स्टेट? तो एज आई सेड, हमको उस पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। और फोर्थ थिंग जो हम कह रहे हैं कि हमको जो हमें करना पड़ेगा, वो हमें करना पड़ेगा मेरे ख्याल से ऑन फोकस ऑन सर्विसेज। हमारे पास बहुत हाई क्वालिटी स्टॉक है। जैसे एज आई सेड, समबडी लाइक मी, मैं कई साल I lived in New York, I went to some of the top schools. I have competed globally with the best and the brightest in the world, right? At an international, not at a national level, at an international level, on Wall Street, etc. And I have traveled maybe much of the world, if not all the world. And I can say this not out of self-effacing or and I've traveled across the country in the last 10 years running India Foundation from the Northeast to Tamil Nadu, to Kashmir, to everywhere. And I'm not saying this for eugalizing and for self-gratification. I have also come to the conclusion in my 2 years of moving around in Uttarakhand, that I have never seen a better quality stock of humans than I have seen in Uttarakhand. I have seen it underperform. I have been underwhelmed by its performance, but the quality is there. It just needs harnessing. We need to go and believe in ourselves that we can do it. And it is up to this youth that how and what we can do. So, the point I'm trying to make is that Uttarakhand needs an economic vision. Uttarakhand now needs to get out of this stupor of believing that if it is business as usual, incremental growth, थोड़ा बहुत चेंज, थोड़ा एक मॉल खुल गया, एक सड़क देहरादून में हो गई, एक हर गांव में सड़क पहुंच गई, is unfortunately not going to cut the ice, because हम इस रेस में पिछड़ रहे हैं। ठीक है, और जब हम एक जगह रहते हैं वहां हमको फिर हम क्या करते हैं, फिर which is rightly so, every individual, every परिवार has the right to skip, and palayan is nothing but skip. It is escape from a life of misery to a promise of a better life. And ये बड़ा natural human trait है. I am where I am today because my grandfather left 100 years ago. If my grandfather hadn't left 100 years ago and was still in Giri, I would also be in Giri. It was the promise of a better life. But the question is that, can I create circumstances where my daughter wants to come back and work here? And why is just my daughter is in Uttarakhand? If I'm so good, even somebody जो कनेटिकट में रहता है उसकी बेटी भी आके यहाँ काम करना चाहिए. आफ्टर ऑल हम भी तो जाते हैं बॉस्टन, हार्वर्ड में पढ़ने, क्योंकि वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है. तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि रिवर्स माइग्रेशन हम चाहें? हमें माइग्रेशन नहीं रोकना है, बिकॉज माइग्रेशन रोकने तो वो हारी भी लड़ाई, हम वो लड़ाई जीत ही नहीं सकते. हमको
हमको वो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करने, हमको वो प्रोस्पेरिटी क्रिएट करनी है अगले 20 साल में कि उत्तराखंड का आदमी नहीं, हिंदुस्तान का हर आदमी यहां कर रहना चाहे। हम बोलते हैं कि नहीं यहां जगह नहीं यहां पर, नॉट बिकॉज यहां के इमिग्रेशन के लिए लंबी लाइन है, जैसे कि आज यूएस के और वहां के इमिग्रेशन के लिए लाइन है। अगर आप ऐसा इन्विजन कर सकते हैं, अगर आप ऐसे उत्तराखंड का निर्माण कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आप अपने पूर्वजों के लिए जिन्होंने इतनी आहुति दी स्टेट को बनाने के लिए, आप उनको जस्टिस कर सकते हैं। अगर आप ऐसे निर्माण उत्तराखंड का नहीं निर्माण कर सकते, तो आप सबको ये करना चाहिए कि अपना बिस्तर बोरिया पकड़ो और जिसको जहां मौका मिले वो निकलो, क्योंकि ये इन द इवेंट ऑफ दैट इट इज अ सिंकिंग शिप and it's a sinking, and you cannot rely on anybody. Don't rely on the state, don't rely on Delhi, don't rely on the platitudes that the politicians, everybody will say ki ho jayega, aisa karenge, because at the end of the day nobody is going to come and help you. It is going to be yours. So but the state, but if you decide that here and no more, Atmanirbhar, we are going to fight, we are going to change the narrative and we will continue to do this, you can turn the tide. As I said, many countries have done it, and that is why these young events like these are important. Because even though a small minority, even though not right now the narrative, you are the people, if you are the brightest minds, if you are the smartest mind, always remember history has shown that a small bunch of people with brighter minds, with brighter skills, are able to defeat much larger forces of status quoists, who have a vested interest in things continuing as it is. Even, and I was involved in the 2014 elections, and I will tell you, at that time, BJP was a very small party. There was there were status quoists that were there who were much bigger and much stronger. The reason we were able to outmaneuver them, because 5 years ago we had created institutions like India Foundation, and we had started working on those issues, knowing that our adversary was bigger in a political context, was bigger and sharper and had more resources. So we had to be nimbler, smarter. We had to innovate faster and come up. So we have to go for big thinking. We have to go for radical thinking. Can we change public life in Uttarakhand? Can we change the way of academics is done? Can we create new enterprise? This pandemic, can we create a mass of people, young people, motivated people that can become the agents of change? And if this Young Thinkers Forum, it will be slow in the beginning, if you all can start to do that over the next 4 or 5 years and create a critical mass, then we have a chance of winning this game. Then we are in the game of winning this game. And when I say it's a winning game, I always come back into the context that, because I come from a background which has never thought so much from a state, but always from the country. But if I think of from a country, think that would be the yeoman service that Uttarakhand can do to India. अगर इंडिया एक बहुत बड़ी थाली है और उसमें एक परिवार की तरह हर स्टेट कुछ ना कुछ पिरोती है, कुछ ना कुछ योगदान करती है, कुछ लाती है, कुछ उस थाली के अंदर कोई करती है, कोई दाल लाता है, कोई चावल लाता है, उससे हमारे देश की थाली अच्छी बनती है। तो क्या इसमें क्या ऑनर है कि हम 1% थे और हमने एक ही जितना लाए उतना ही खा गए। बात तो हमारी तब है जब हम उस थाली के अंदर हमने 1 यूनिट खाया और हमने 5 यूनिट डाला, तब तो हमने कोई नेशनल कंट्रीब्यूशन किया। हमारे पुराना टाइम था, हमारे ग्रैंडफादर्स ने, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स ने इस कंट्री के बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए ह्यूमन सर्विस दी। लोग कहते थे कि जब इस देश की सिक्योरिटी पे प्रॉब्लम आती है एज अ फ्रंटल स्टेट, हमारे लोग देने को तैयार। हम आज भी वो देते हैं, बट आज की आने वाली लड़ाई दूसरी तरह की लड़ाई होगी, उसमें वो थोड़ा बहुत जरूरी होगा, लेकिन हमारे को उतने साइंटिस्ट चाहिए, उतने डॉक्टर्स चाहिए, उतने इंजीनियर्स चाहिए, उतने इनोवेटर्स चाहिए, उतने रिसोर्सेस चाहिए। हम दूसरी लड़ाई देश का योगदान दे सकते हैं विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर ब्रेन। अब तो हम सरकारी नौकरी का नहीं वेट कर सकते, आर्मी में रिक्रूटमेंट का वेट नहीं कर सकते। अगर हम वो करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन छोटा होगा देश को। जैसे कहा, मेरी इस स्टेट से बहुत अपेक्षाएं हैं, एंड इस स्टेट में मैंने पोटेंशियल देखा है, मैं स्टेट में मैंने लोग देखे हैं, मैंने गांव में ऐसी प्रतिभा देखी है कि हम ये कर सकते हैं, हम इसको हम डिलीवर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हम
आप सबका साथ रहेगा तो इसको करेंगे भी. Problems आएंगी, it will not be easy, it will not be a straight one, but it is not that difficult. हमारे पास अभी हमारे पास थोड़ा मोमेंटम है. हमारा एवरेज बाय एंड लार्ज देश का एवरेज है. हम हमारे पास बिनाइन गवर्नमेंट्स हैं, अच्छी सपोर्टिंग गवर्नमेंट्स हैं, और हमें बस कोशिश करनी चाहिए. और अगर आप लोग इस नैरेटिव को बदल सकते हैं, अगर आप लोग हम सब मिलकर बल्कि इस नैरेटिव को बदल सकते हैं, तो आई थिंक हमको इस इकोनॉमिक विजन पे डिलीवर करना जरूरी है और हम कर सकते हैं. और हमको इस विजन को एक सिंपल विजन बनाना पड़ेगा, इसको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा. हमको अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने समाज को समझाना पड़ेगा. और हमको थोड़े समय के लिए ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार ये मेरे लिए क्या बेस्ट है. हमको अगले 10-15 साल ये देखना पड़ेगा कि हमारे स्टेट के लिए क्या बेस्ट है. और नॉट जस्ट बाय इंटेंशन, बट आई विल क्लोज इट विद व्हाट राम माधव जी सेड, जस्ट डू इट नाउ. So with this, as I said, I have not attempted to lay down for you an economic vision, because I myself am not 100% clear, but I am working on it. I think a lot about it. I think if I can even play a small role in guiding and goading the state towards that, then I would have thought that my contribution was useful. Because as somebody who can see it from that, I see the downside of not doing it is much more than the upside of doing it. So I hope I have taken more time than I should have, but I'm sorry, but I'm open to questions now.